Good afternoon. I hope all of you are awake. She has already tested that you won't doze off. I am very fortunate to moderate this panel. This panel has got two bankers and two technologists. And typically the subject title looks that this is going to be a technical discussion. This won't be. The panel will talk in English, Hindi and Marathi, all the three languages. Probably one of the panelists who has not joined could have spoken Gujarati as well. But looking at this subject, I would like to make it very simple and easy. It was the year 2013 where all of us completed the core banking solution. और वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन करने के बाद में फॉर अस इट वाज अ टिक मार्क. रिजर्व बैंक ने 2013 में बोला कि आपकी बैंक सीबीएस होना चाहिए, हमने कर लिया, वी डिड दैट. लेकिन वो सीबीएस करने के बाद में दुनिया इतनी बदल गई है कि इस बदलती हुई दुनिया में जो हमारा पुराना वाला सीबीएस जो स्टेबल है, थोड़ा मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा खाता है. हमें लगता है कि इसे बदलना चाहिए. मैं हमेशा से पिछले 25-30 सालों से देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बैंकर्स को बहुत तंग करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर वो जी भी नहीं सकते. और 2019 के बाद जब डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में आया, उसके बाद में बैंकर्स का जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है. और इसीलिए ये जो टॉपिक है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इनोवेशन एपीआई एंड फॉरवर्ड लुकिंग काइंड ऑफ थिंग, तो मेरे पैनल में है बैंकर आरती मैडम है जो कॉस्मोस की जॉइंट एमडी है. I will be starting the panel discussion with her. My question will be very simple and will provoke all the leaders who are sitting here, all the decision makers who are sitting here. इन सब लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो काम करने का तजुर्बा है, उसका हमें एडवांटेज मिले. वी शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम व्हाट दे हैव डन फ्रॉम improving their current core banking to digital innovation and API first architecture. तो आरती मैडम, मेरा एक सिंपल सवाल है कि जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, whenever we talk of transformation, this often involves cultural as well as technological change. How can banks manage the internal resistance when such a large scale change takes place? Floor is yours. Thanks a lot, Crest Info Media, for giving this opportunity to me, and thank you अतुल सर. बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है क्योंकि that is the core of all the digital innovations and all this thing. तो let's accept first reality कि ये जो digital transformation है ये टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये पीपल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले हमको पीपल माइंडसेट चेंज करना है. तो ये माइंडसेट चेंज है. अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग पीपल करते हैं तो दैट विल नॉट ऑलवेज बी अ सक्सेसफुल. हमेशा वो फेल होता है. अगर बैंक को कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है तो वो महीने में तो हो जाएगी, बट ये चेंज ऑफ माइंडसेट है वो बहुत सारा टाइम लेता है, तो उस पर पहले काम करना चाहिए. तो पीपल डजंट रेजिस्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज दे डिसलाइक, बट उनमें एक फियर ऑफ लॉस ऑफ देयर कंफर्ट होता है, या फिर जो
प्रोसेसेस वो फॉलो कर रहे हैं सालों साल, उसमें अगर अनफेमिलियरिटी आ जाए कि हमारा अभी का प्रोसेस अभी चेंज हो जाएगा, ये अगर अनसर्टेनिटी आ जाए, तो देन बिकॉज ऑफ दैट दे रेजिस्ट। तो उनके लिए हमको एक 4-5 जो थिंग्स है वो हमको अपनाने चाहिए, ताकि हम उसको रेजिस्टेंस का जो है वो पुश में, अच्छे पुश में कन्वर्ट कर सके। तो पहले तो हम बोलते हैं जैसे कि हमको इसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन रखना चाहिए अपने टीम के साथ, और ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। इफ़ वी नो और इफ़ वी मेक देम अवेयर कि व्हाई दिस चेंज इज़ रिक्वायर्ड, तो ऑटोमेटिकली हाउ एंड व्हाट का हमें सवाल मिल जाता है और वो हमारे साथ काम करने लगते हैं। अगर उनका साथ है तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स वेरी स्मूथली, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह हो सकता है। थैंक यू। नीलेश जी, आप एक बड़ी बैंक में सीबीएस के इंचार्ज है, तो हमारे सेक्टर में लगभग 900 बैंक ऐसी है कि जो T1 T2 में आती हैं। ये जो छोटी बैंक है, बस फॉर स्मॉलर कॉर्पोरेट बैंक्स, what could be the practical entry point into the digital modernization? What is your view on that? भारत देश के अंदर अगर हम देखेंगे कि बैंकिंग किसने बढ़ाया, भारत देश के अंदर अगर हम देखेंगे कि बैंकिंग जन जन तक किसने पहुंचाया, तो वो जो छोटी बड़ी कोऑपरेटिव बैंक्स है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है। लोगों को बैंकिंग में जाने का जो डर था, वो डर कम करने में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर हम देखेंगे 20-25 साल पहले की बात है, तर लोग कोऑपरेटिव बैंकिंग में आते भी थे, लोगों की समझ थोड़ी कम ज़्यादा थी, बैंक के अंदर जो सर्विस मिलती थी उससे वो काम भी कर पाते थे। लेकिन अगर हम देखेंगे लास्ट 15-20 ईयर्स में टेक्नोलॉजी हैज़ मेड सच ए बिग रोल in the form of educating the citizens as good as increasing the scope of the services. तो ये दोनों जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं बैंक से भी बढ़ रही है। थोड़ी एक चीज़ ऐसी भी होती थी कि कुछ कुछ सेक्टर ऐसे थे कि जो सेक्टर यूसीबी के लिए ही रिजर्व माने जाते थे, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ रहे हैं, नेशनलाइज बैंक भी छोटे छोटे गांवों तक पहुंच रहे हैं, और जो नॉन फेसलेस बैंकिंग जो है वो भी बहुत जोरदार पद्धति से काम करने लगा है। तो जैसे ये पीढ़ी बदल रही है, तो हम बैंकों को भी उस पीढ़ी को हमारे साथ ले जाने के लिए बदलना पड़ेगा। और वो बदलना है तो जैसा सर ने बताया कि सीबीएस तो हमने कर लिया, सीबीएस के साथ हम जा रहे हैं, तो सीबीएस से बहुत ज़्यादा देखेंगे तो बैंक का काम बहुत आसान हो गया, यानी कि सेंट्रल ऑफिस का काम आसान हो गया। लेकिन जो हमारा आम कस्टमर है, उस आम कस्टमर की तरफ हम किस तरीके से जाए और उसे हमारे बैंक के साथ जुड़े रहे, तो मैं कहूँगा कि उसके लिए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन ये सबसे आसान तरीका है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा कस्टमर के तरफ हम आसानी से पहुंच भी सकते हैं, उसका डिप्लॉयमेंट भी उसी तरीके से आसान भी है, कस्टमर को यूज़ करने में भी बहुत ही आसानी है, और उससे हम 2-3 चीज़ें बिल्कुल कर सकते। एक बात है कि कस्टमर को बैंक के साथ जुड़े रहने में उसकी मदद भी कर सकते हैं, और उसको बैंकिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसके अंदर पूरी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर सर जितना हम ज़्यादा काम करेंगे, उतना कस्टमर हमारे साथ ज़्यादा जुड़ा भी रहेगा। थैंक यू। सुजीत जी, एक नॉन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारी जो बैंकें हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, वो टेक्नोलॉजी पे जब पैसा खर्चा करने का सवाल आता है तो आसानी से वो पारित नहीं होता है। लॉट ऑफ डिस्कशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द बोर्ड।
तो हमें ये बताइए एज अ टेक्नोलॉजिस्ट कि हम ये जो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे फ्रॉम अ बोर्ड पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है उसके बारे में? थैंक यू सो मच सर। देखिए, बोर्ड को क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो वो हमारा एक तरह से नुकसान है, लेकिन उनका माइंडसेट, जैसे आरती मैम ने बोला कि हमें पीपल को टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, तो उस तरह से ही बोर्ड मेंबर को भी जो टेक्नोलॉजी का आउटकम है उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आउटकम पे वर्क करते हैं तो उनको पता चला गया कि जो टेक्नोलॉजी में हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारे लॉन्ग टर्म विजन के लिए अच्छा है, हमारी प्रॉफिट को बढ़ाएगा और हमारी जो स्टेबिलिटी है उसकी वो कंट्रोल करके चलेगा। दूसरी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी वो एसेट की तरह होती है। जैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस तरह से टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा एसेट है, उसको हम लोग आगे एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चल सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में हमने इन्वेस्ट किया है तो इसको हमें आगे लेके चलना है और ये हमारे बिजनेस को कई गुना तक ग्रोथ देगा। दूसरी चीज़ें भी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बैंक ने कोई नया CBS लिया है, कोई नया टूल लिया है, तो देखा देखी उन्होंने किया तो हमने कर लिया। तो वो चीज़ें नहीं करनी है बोर्ड को, जो बैंक है उनको नहीं करनी है। उनको देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस चीज़ को अपग्रेड करना है, जहाँ से हम लोग पैसा बना सकते हैं। पैसे की भाषा में ही आपको समझना है, जिस टेक्नोलॉजी के लिए आप पैसे दे रहे हैं उसका वर्थ आपके लिए कितना है, वो आपके लिए कितना कमा के दे रहा है, वो मैटर करता है। तो जो भी डिसीजन हो बोर्ड का वो इस बेसिस पे हो कि जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं वो टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म विजन को लेके सेट किया गया हो। ऐसा नहीं कि आज कोई दूसरा ले लिया, टेंडर निकालने, आज कोई दूसरा ले लिया, कल दूसरा आ रहा है तो फिर उसके बारे में सोचेंगे। नहीं, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे तो इससे आपके जो टीम मेंबर हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं, वो भी उसको गो थ्रू हो जाएंगे और प्लस वो इतना हैंडी हो जाएंगे कि जो प्रोडक्टिविटी 1x है वो 2x 3x भी हो सकती है। अगर बार बार टेक्नोलॉजी हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे मैम ने कहा कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो वो चीज़ें देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि नया फिर से आने वाला है, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से जो भी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट होती है एक विजन के साथ कि हमें फ्यूचर में इससे हम लोग ग्रोथ लेंगे, तो डेफिनेटली बोर्ड मेंबर को इस पर सोचना चाहिए और वो वहाँ से उससे अर्निंग करनी चाहिए कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आता है उससे हमारा काम अगर इजी गोइंग होता है तो हमारे कुछ मैन पावर का जो टाइम है, टाइम सेव करेगा। अगर टाइम सेव करेगा तो डेफिनेटली दे कैन सेव द मनी। इस पे सोचना चाहिए। थैंक यू। रोहित जी, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप हमें एक चीज़ बताइए, ये जो API फर्स्ट आर्किटेक्चर है इसका प्रैक्टिकल बैंकिंग में हम क्या मतलब निकालेंगे एज अ बैंकर, नॉट एज अ टेक्नोलॉजिस्ट? आप क्या समझाएंगे हमें API फर्स्ट आर्किटेक्चर? Thank you, Atul sir. So basically, API first architecture is a must for banking. I would say that. So normally, if we will go few years back, we will see that we have lot of monolithic kind of an architectures. And when we talk about monolithic architectures, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या नई सर्विसेज लॉन्च करनी है तो इट इटसेल्फ बिकम अ लॉन्ग टर्म IT प्रोजेक्ट एंड उसमें रिस्क बहुत सारी एसोसिएटेड हो जाती थी। तो नाउ विद API फर्स्ट आर्किटेक्चर्स, जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट API इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को एक एप्लीकेशन समझता हूँ और मैं एक रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में मैंने वेटर को बोला कि मुझे डोसा खाना है, तो दिस बिकम्स माई रिक्वेस्ट। वेटर किचन में जाके मेरा ऑर्डर देता है और डोसा लेके आता है, ये मेरा उसका रिस्पॉन्स है। मुझे ये जानना नहीं होता है कि किचन में क्या है। नाउ इफ यू हैव अ 2 different systems, if they are interacting through APIs, it becomes very simple for you to do an innovations. Now when we talk about this API first architectures, the another thing which you will see is the entire world is moving towards is the generative AI, agentic AIs and everything. So if the bank is already enabled with APIs related architectures, API first architectures, then what banks can do is they will become a future ready. Let's say tomorrow मेरे पास एक नया कस्टमर आता है और वो बोलता है कि मुझे एक होम लोन अकाउंट खोलना है
मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट कॉलिंग डिफरेंट APIs यूजिंग माई एजेंट्स. So agent will call my risk APIs, which will analyze my, the risk. The another will go, agent will go, it will analyze all my documents and see. And on top of it, I will have a orchestration agents, which will manage all these things in parallel. So now the benefit here is, जो हमारा bankers रहेंगे, they will get a insights directly from there that, okay, whether we have to give him loans or not. It will also come up with recommendations, okay, based on his credit history, which kind of a loans we can give him. All these analysis can be done using API first architectures, using agentic AI. Now, when we think about all these things, so human in the loop becomes an important. यहाँ पे हमें हमारी बैंक्स में इस सारी चीज़ों को बेसिकली नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि AI will not, reduce their mental things. Basically, it will start making sure that, okay, the work which takes a lot of time through agentic AI and API first architectures, you can start giving your customers a better experience, a personalized, environment where for each and every customers, you can give him a better services. रोहित. आरती मैडम, एक और सवाल है. हम लोग आजकल ये मॉड्यूलर बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इससे कस्टमर सर्विसेज की डिलीवरी जो होती है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है. हाउ दी मॉड्यूलर बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव्स दी सर्विस डिलीवरी. डेफिनेटली सर, अगर आप देखते हो तो अभी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बहुत फास्टेस्ट में चेंज हो रहा है. जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फूड डिलीवरी कैसा एक्सपीरियंस देता है, या फॉर द मैटर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे उसको एक्सपीरियंस देता है, वैसा एक्सपीरियंस हमको बैंकिंग के इसमें भी मिले. और इस तरह से उनका जो एक्सपेक्टेशन है बहुत चेंज हो रहा है. तो अपना जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है उसको हमेशा एजाइल और स्पीडी रिस्पांस देने के लिए मॉड्यूलराइज करना ज़रूरी है. तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें ये एजिलिटी दे, ये स्पीड दे, वो अगर हमको हमारे पास है तो देन वी कैन गिव द कस्टमर सर्विस वेरी फास्ट. अभी इसमें एक एग्जांपल ऐसे है कि अगर हमको कोई, अभी सर ने बताया कि API फर्स्ट बैंकिंग अभी आ रहा है, तो अगर हमारा CBS एजाइल है और हम कोई भी उसका इंटीग्रेशन अभी अदर सिस्टम्स के साथ कर सकते, तो हमारा जैसे ऑनबोर्डिंग है या इंटीग्रेशन विथ एनी अदर सिस्टम है, जो इट विल गिव अस ऑनबोर्डिंग अ फास्ट एक्सपीरियंस, स्पीडी एक्सपीरियंस. तो कोई भी द प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर इज़ बिन बिल्ड फास्ट. दूसरा जो है स्केलेबिलिटी. अगर हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, तो अगर हमारा CBS मॉड्यूलराइज है, तो हमारा जो स्केल है उसको हम अडप्ट कर सकते हैं उस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में. तो दैट शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ स्केलेबिलिटी दिस थिंग विद दैट CBS. और उसके बाद अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो हर कोई चैनल अगर वो यूज़ करता है, दैट शुड गिव द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. अगर हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या और कोई टैब बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो हर इसमें उनको सरी का एक्सपीरियंस, एक जैसा एक्सपीरियंस अगर मिलता है, तो दैट इज़ अ कस्टमर सर्विस दैट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू दैट मॉड्यूलराइज सर्विस. तो हमको इस तरह कैसे मॉड्यूलराइज CBS अडॉप्ट करना चाहिए जो ये सब फैसिलिटी दे. और दूसरा जो है वो मिनिमम डिसरप्शन और मिनिमम डाउन टाइम वहाँ पे हो, ताकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, तो अगर हम कोई भी चेंज अगर करना चाहते तो वो चेंज के लिए हमको सब के सब पूरा जो CBS उसको डाउन टाइम लेना पड़ता है और फिर उसको रोल आउट करना पड़ता है. तो अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा मॉड्यूलराइज सर्विस है, CBS है, तो इसमें हम इमीडिएटली विदाउट इंटरप्टिंग अदर सर्विसेज हम ये ऐड कर सकते. तो दिस ऑलवेज गिव्स अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस. सो choose that kind of a CBS which gives you this kind of a scalability, agility. थैंक यू. आपने बिल्कुल सही कहा. कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ही हेट्रोजेनस है.
तो नीलेश जी, वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, ये मॉडर्नाइजेशन वगैरह सब कहना सब ठीक है, लेकिन इसके लिए खर्चा बहुत आता है, बहुत पैसा लगता है इसमें। तो ये छोटी जो बैंक्स होती है उनके लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, कैपिटल बेस कम होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कस्टमर हमारे साथ रहेंगे, बिजनेस करेंगे तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर हम पूरी करेंगे तभी कस्टमर हमारे साथ जुड़ेगी रहेंगे। उसमें एक बात हम ऐसे देख सकते कि जैसा एपीआई फर्स्ट ये जैसी एक कंसेप्ट है, वैसे क्लाउड बैंकिंग इस कंसेप्ट की तरफ भी हमें देखना चाहिए। जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस है जिसको हम कैपेक्स बोल सकते हैं, वो कैपेक्स करना हर वक्त आसान है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारे सामने ओपेक्स का भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जैसा मनी कैपिटल जिसको हम बोल सकते हैं, वैसा ह्यूमन कैपिटल ये भी एक इशू है। उतना टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए अपने पास इतने स्टाफ है नहीं है, वो भी एक कंसर्न है। और जैसा मैडम ने बताया कि कस्टमर की डिमांड जो है वो भी कांस्टेंट बढ़ ही रही है, तो उसमें एक काम हम आसानी से कर सकते हैं कि क्लाउड सर्विसेज पे हम जा सकते हैं। जैसा हमने एक कंसेप्ट आईसीबी सुनी थी कि जो वाइट लेबल एटीएम ऐसे कंसेप्ट जैसे हमने सुनी थी, उसी तरीके से वाइट लेबल फिनटेक भी काम कर रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरत समझ के हमें जितना एप्लीकेशन चाहिए उतना एप्लीकेशन हमें अफोर्डेबल कॉस्ट पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस न करते हुए भी दे सकते हैं, और कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी उसमें हम पा भी सकते हैं। ऐसा सर मुझे लगता है। थैंक यू। सुजीत जी, ये बताइए कि ये जो बैंकों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट और रोल फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का होना चाहिए? सर, लीडरशिप एक कंट्रोलिंग होता है और एक विजन होता है, और विजन जो होता है वो फोकस्ड होता है। अगर हम लेके चल रहे हैं कि मेरे बैंक का कासा बढ़ाना है, एक टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं, मुझे कासा बढ़ाना है, मुझे डिपॉजिट बढ़ाना है, तो जब तक आप विजन सेट नहीं करेंगे, लीडरशिप वो चीज़ें डिफाइन नहीं करेगी, तो आगे टारगेट क्या करना है, किसको करना है, टेक्नोलॉजी पे कितना खर्चा करना है, आगे मैन पावर कितने हायर करने हैं, वो चीज़ें डिसाइड नहीं होती है। अगर किसी भी बैंक का लीडरशिप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है लॉन्ग टर्म विजन को लेके, बैंक के विजन को लेके, अपना पर्सनल विजन को लेके नहीं, बैंक के विजन को लेके अगर वो टारगेट करता है, तो आज जो सारस्वत कर रहा है, जो कॉस्मोस कर रहा है, जो सीबीएस कर रहा है, सब लोग कर सकते हैं। वहाँ पे विजन है, उनका अलाइन है, और उनके पास लोग भी हैं, टीम भी है। मैंने पहले भी बोला कि टेक्नोलॉजी, बैंक को ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं जो मेरा काम छोटे सीबीएस से चल सकता है, तो मैं बड़े बड़े इंटरप्राइज के सीबीएस में नहीं जाऊंगा। अगर मेरा इन हाउस जो इंफ्रा है सर्वर का, मेरी कैपेसिटी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्लाउड पे चला जाऊंगा। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेके चीज़ें अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो बैंक के लिए लॉन्ग टर्म विजन में प्रॉफिटेबल होगा। और लीडरशिप जो होती है, कोई भी हो, बैंक की हो, कंपनी की हो, उनको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना चाहिए। और शॉर्ट टर्म पे अगर जाते हैं कि अभी हम कर लेते हैं, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, फिर दूसरा करेंगे, तो उसमें डबल खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैनेजमेंट जो भी है, लीडरशिप है, उनका विजन क्लियर होना चाहिए, एक टारगेट फोकस होना चाहिए कि 2 साल में मुझे ये काम करना है, 3 साल में मुझे ये काम करना है। वो चीज़ें अगर फोकस होती है तो कोई भी चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं इजीली, और वो भी लिमिटेड बजट में। बजटिंग भी आती है उसमें। अगर हमारा विजन है, लीडरशिप है, तो उसमें एक बजट भी होगा कि मुझे 3 साल में इतना खर्चा करना है, उसी पे खर्चा करेंगे। तो जो आरओआई हमें मिलनी है, जो प्रॉफिटेबल हमें जाना है एज ए बैंक, वो हम जा सकते हैं।
थैंक यू। रोहित जी, एक बात बताइए, ये जो क्लाउड इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें स्केलेबिलिटी और रेजिलियंस किस तरह से बढ़ सकता है? हाउ दी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज बैंकों को देता है? परफेक्ट, थैंक यू सर। सो नॉर्मली मैं इसको आंसर करने से पहले एक स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज सिटिंग इन अ नेशनलाइज्ड बैंक एंड विद द IT टीम, and their application team manager came to them and then they said that दिवाली आने वाली है सर, उसके लिए मुझे कैंपेन लॉन्च करना है और उसके लिए मुझे कुछ इंफ्रा चाहिए। द आंसर विच IT टीम हैज़ गिवन देम कि यू आर नॉट इन अ शॉपिंग मॉल, हम तुम्हें इंफ्रा ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। अगर इफ़ यू नीड एन इंफ्रा यू नीड टू रेज दैट काइंड ऑफ एन रिक्वेस्ट। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ़ यू हैव योर ओन प्राइवेट क्लाउड, जहाँ पे यू कैन हैव दैट ओके व्हेन यू आर प्लानिंग योर इंफ्रा, यू नॉर्मली प्लान योर इंफ्रा फॉर अ पीक लोड। फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड में मेरा लोड कितना जाता है, फेस्टिवल सीजन्स में कितना जाता है, एंड देन यू प्लान फॉर दैट इंफ्रा। But normally your infra is utilized on a daily basis only for 60 to 70%. Your 30 to 40% infra is still wasted. So now for that, what we can do is in our premises, as sir has also said that okay, we might need to move into a cloud, but from an RBI perspective, the data, the core banking and everything has to be on the on-prem side. So for that, we need to look into a new solutions where, instead of paying into CapEx, can I have a OpEx in my on-prem as well? So there, what we can do is we can set up a private cloud. Private cloud mein we will do the analysis of your systems. We will identify what is your workload on a daily basis, on monthly basis and everything. And then what we will do is we will also try to give some buffer on top of it, so that if you want to scale up, scale down, you can do all these things very easily in your data centers. So इसका benefit ये रहेगा, जैसे monthly load है, आपने सिर्फ एक दिन के लिए अपना जो infra था या compute था उसको up किया, you just have to pay for that particular day, not for entire month, right? So this is the benefit. This will also give you an agility where, let's say if you wants to come up with a new campaign and you need an infra for that, you have that buffer environment, and let's say मुझे वो infra सिर्फ 15 दिन के लिए चाहिए था, you will be paying only for those 15 days. So that is the beautiful part, and then there are like lot of companies who have started giving you everything on a OpEx model where we will charge you as per your usage. So HP is also one of the company who can set up, your entire infra in your data centers, and then we can give you an OpEx model there as well. Thank you, Rohit. Aarti madam, I know that your bank has done a lot of modernization. So from the old core banking, you have a very updated core banking solution. ये modernization की जर्नी पे हमारे छोटे बैंकों के लिए क्या सीख हो सकती है? I mean, your experience from this journey you can share with us so that we also understand how the things are required to be done. श्योर सर। सो अगर हम ये जर्नी देखते हैं तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वन टाइम इवेंट है, इट्स अ जर्नी, और इसकी वजह से हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट हैज़ टू बी फॉलोड। तो कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो सम ऑफ द बैंक्स मे टेक इट एज अ बिग प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट, और ये सब हम रिप्लेसमेंट, टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्ट लेते हैं, बिग प्रोजेक्ट करके लेते हैं, बट ओवर द पीरियड वो उनको समझ में आता है कि दैट कैनॉट बी, बिकॉज द फोकस मोर हैज़ टू बी ऑन द पीपल, प्रोसेसेस, देन अपना जो इकोसिस्टम है, गवर्नेंस है और कस्टमर एक्सपीरियंस है, इस पे फोकस ज़्यादा देना चाहिए, नॉट एज अ टेक्नोलॉजिकल रिप्लेसमेंट। दूसरा जो है कि अगर हम ये टेक्निकल प्रोजेक्ट करके अगर लीड करते हैं तो दैट विल ऑलवेज फेल। तो यहाँ पे हमने बिजनेस साइड से ओन करना चाहिए। तो बिजनेस पीपल अगर इनमें इन्वॉल्व होते हैं और वो ये प्रोजेक्ट लीड करते हैं तो वो बहुत
अच्छी तरह से लीड होता है, जेल हो जाता है। एंड अदर पीपल हु सी कि अरे हमारे बिजनेस के लोग इसमें इसको यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर इनकरेज टू यूज़ एंड रिप्लेस दैट थिंग। तीसरा जो है कि अगर हम ये जर्नी जब हम चालू करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें हमेशा हमारा कस्टमर सेंटर होना चाहिए, कस्टमर का सर्विस से सेंटर होना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छी तरह से रोल आउट हो सकता है। एंड अगर हम ये डिजिटल प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हमको एक बार बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि व्हेन वी गो डिजिटली, तो साइबर सिक्योरिटी का जो रेजिलेंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी के जो हमारे फ्रेमवर्क है उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे जाए एंड नॉट कीपिंग दैट असाइड। तो अगर इसके साथ हम आगे जाते हैं तो डेफिनेटली हम ये सब जो प्रोजेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी तरह से रोल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 5-6 फंडे हैं जो हमको याद रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नीलेश जी, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, लीगेसी सॉफ्टवेयर है और उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें बैंकों के लिए क्या क्या रिस्क हो सकती है? व्हाट आर द रिस्क दैट यू कैन शेयर विथ अस? बैंकिंग बिजनेस ये रिस्क का ही बिजनेस है, तो उसमें पहले एक सबसे बड़ी जो बिजनेस रिस्क है वो तो एक है, लेकिन जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो एक बात हमें पहले सोच के रखनी चाहिए कि हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर गोल क्या है, और जो प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे ये एग्जिस्टिंग गोल और फ्यूचर रिक्वायरमेंट ये दोनों को सेटिस्फाई करने में मददगार साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक चीज़ बहुत बार ऐसी देखी गई है कि हमारी ज़रूरत कुछ एक है और हम कर रहे कुछ A+3, और उसमें ये जो फिनेंशियल बजट है ये बजट हमेशा ही हमारा मार खाता है। दूसरी एक चीज़ उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है स्टाफ का ट्रेनिंग। जब भी ये कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो CBS का हो, चाहे कोई नया प्रोडक्ट हम कस्टमर के लिए वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसका बिजनेस बेनिफिट हमें तभी मिल सकता है जब हमारा सारा स्टाफ उस काम में बैंक के आगे खड़ा रहेगा। और ये सेंट्रल ऑफिस करके यानी कि बैंक की भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे स्टाफ को ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई जाए कि ये करने से हम बैंक का और कस्टमर का किस प्रकार से सर्विस ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में और एक बात जो थोड़ी सी हमसे थोड़ी अनदेखी हो जाती है वो है वेरियस एग्रीमेंट्स। जब भी ये कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो कंपनीज होती है उनका जो एग्रीमेंट करने का तरीका होता है और हमारा समझने का जो तरीका होता है उसमें बहुत बार फ़र्क पड़ जाता है, और उसके कारण ऐसा भी देखा गया है कि जो चीज़ें बैंक को आगे भारी पड़ सकती है वो ठीक तरीके से न देखने के कारण उसका फिनेंशियल लॉस बैंक को आगे होता है। तो जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमें 360 डिग्री से देखना पड़ेगा कि हमारा स्टाफ उसके लिए तैयार हो गया है। एज अ बैंक लीडरशिप हमने जो भी फ्यूचर गोल्स है वो ठीक तरीके से सेट किए हैं। जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट मार्केट रिसर्च हमने किया है, और ये सब करने के बाद ये जो प्रोग्राम टाइम शेड्यूल है वो भी बहुत ही बारीकी से हमें देखना है। जितना टाइम शेड्यूल हमने रखा है उतना टाइम शेड्यूल में हमारा काम हो जाना चाहिए, तभी उसके बिजनेस बेनिफिट्स हम ले सकेंगे। तो ये 3-4 चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है ये जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। थैंक यू नीलेश जी। सुजीत जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें डिजिटल बैंकिंग फर्स्ट करते वक्त आप ये कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या सलाह देंगे? उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर जो हमारे कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स की उसके हिसाब से कहीं क्लैश तो नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, डिजिटल जो भी एडॉप्शन है बैंकों के लिए वो उनका पर्सनल व्यू है कि उन्हें किस तरह से उसको मूव ऑन करना है। डिजिटल जो आरती मैम ने अभी कहा या इससे पहले वाले में कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ही है,
उसको जो करने वाले हैं वो मैन पावर हैं। अगर मैन पावर उसको अडॉप्ट करता है, जो आपके एम्प्लॉय है, टीम है, वो उसको अडॉप्ट करता है, तो टेक्नोलॉजी फर्स्ट होना, टेक्नोलॉजी डिजिटल होना, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये लेकिन टेक्नोलॉजी आपके हेल्प के लिए आ रहा है। टेक्नोलॉजी नॉट ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, शोकेस नहीं है कि हमने बैंक में ये चीज़ कर लिया तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसको रन करने के लिए यू हैव टू स्किल मैन पावर। दूसरी चीज़ कि जो मोबाइल बैंकिंग है, बैंकों की मोबाइल बैंकिंग की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सीबीएस की रहती है, तो वहाँ पे सीबीएस की है तो वहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेंड होना चाहिए, उसको अच्छी स्किल पे सारे जितने भी फीचर हैं उसको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई मोबाइल बैंकिंग आता है तो मोबाइल बैंकिंग के फीचर के लिए एजुकेशन लेवल पे कुछ चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पैरेलली ग्रोथ करती है बैंक को, और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो बैंक को अगर कुछ चीज़ें फास्ट मूव ऑन करनी है तो दे कैन गो फॉर डिजिटल। डिजिटल उनको जाना पड़ेगा। डिजिटल जाने के पीछे और भी रीज़न है, बिजनेस रीज़न है। डिजिटल में क्या होगा कि जब कोई भी बैंक डिजिटली जाती है तो उसका डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है। अगर डेटा बैंक के पास अगर सेंट्रलाइज हो गया, हर तरह के कस्टमर है बैंक के पास, तो बैंक उस डेटा के बेस पे दे कैन मेक ए डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग कस्टमर को ध्यान में रख के अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है और उससे उसकी अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। इससे दो फायदा हुआ। पहला, जो उनके कस्टमर हैं उनके कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उनको मिल गया तो कस्टमर सस्टेन हो गया। और दूसरा, बैंक को प्रॉफिट चाहिए, बैंक को बिजनेस चाहिए, बैंक को बिजनेस आ गया। तो मैं डिजिटली जाने के लिए यही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप डिजिटली जा सकते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास ट्रेन मैन पावर है, तो आपको जाना चाहिए और ये आपको बिजनेस को बढ़ाएगा। लेकिन केवल टेक्नोलॉजी से चीज़ें हैंडल नहीं होती है। आपका विजन क्लियर चाहिए कि आपको क्या करना है, किस ओर जाना है। अप टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि मॉडर्नाइजेशन के सिवा हम जी नहीं सकते, मॉडर्नाइजेशन हम टेक्नोलॉजी पार्टनर के सिवा कर नहीं सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी पार्टनर का सिलेक्शन करना है, उसमें बैंकों ने क्या देखना चाहिए? व्हाट बैंक शुड लुक फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टनर? व्हाट आर द की क्राइटेरियाज दैट यू कैन एडवाइज? Perfect. Thank you. So, as Aarti ma'am has said, right, किसी भी modernizations को या digitalizations को अगर run करना है तो business team का होना बहुत ज़रूरी है. So, normally what I have seen is, you know, when I just go to any enterprise or bank, they start asking about आप हमें suggest कीजिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए and all those things. So, this is a wrong thing. So normally as a business, right, for example, अगर मैं एक बैंक रन कर रहा हूँ तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पता है फॉर नेक्स्ट 3 years 5 years मुझे मेरी बैंक को कहाँ लेके जाना है। तो जब मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पता है, मुझे उसके हिसाब से मेरी प्रॉब्लम्स भी पता हैं, मेरी कोर प्रॉब्लम्स क्या हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, जो आरती मैम बोल रही थी, उसके पर्सपेक्टिव से मुझे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स में वो देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पार्टनर सिर्फ मेरा इंफ्रा को रिफ्रेश करने वाला नहीं होना चाहिए। ही शुड गेट अलाइन टू माई स्ट्रैटेजी. He should know that, okay, this is the results which I want to see in next 3 years and 5 years. Based on that, he should bring, you know, the kind of technologies, the future-proof architectures, as well as he should consider your, you know, a long-term vision as well. So if he is aligning all these things, then he is a right transformation partners for you. It should not only a partner who just deal in, you know, let's say the services or let's say in hardware. You need a partner who should able to guide you in everything and who can align your business goals and who can deliver your business goals along with your business teams. Rohit ji, thank you so much. This is a Thank you, very sir. enlightening session. मैं जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है कि
टेक्नोलॉजी की सेवा हम जी नहीं सकते। 2013 में हमने CBS कर लिया, लेकिन वो CBS करने के बाद में हम CBS का सिर्फ ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म करके इस्तेमाल करते हैं। उसका जो एक्चुअल इस्तेमाल होना चाहिए, तो कई वेंडर्स जो CBS के हैं वो CBS देते हैं, लेकिन उसमें फंडामेंटल डिफिशिएंसीज क्या होती है, जो MIS चाहिए, जो रिजर्व बैंक की आज की रिक्वायरमेंट में वो नहीं आ रही है। और यहाँ पे ये API फर्स्ट का जो टेक्नोलॉजी है, या फिर ये जितने भी छोटे सॉफ्टवेयर वेंडर्स है, प्रोवाइडर्स है, वो टिपिकली आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो तुम्हारा CBS नहीं देता है। रिजर्व बैंक की आज की कंडीशन इस तरह की है कि आपको सवेरे मेल देंगे 11 बजे, बोलेंगे एंड ऑफ डे पूरा डेटा दे दो। अगर तुम्हारा डेटा या फिर तुम्हारा जो बैकअप सिस्टम है वो अगर अपडेटेड नहीं है, या फिर आपका MIS अपडेटेड नहीं है, या फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, लीगेसी CBS सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका अगर चल रहा है, तो आगे चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये API फर्स्ट या फिर जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से जितनी भी यूटिलिटीज़ आती हैं, इनका सबका फोकस MIS है। और आप अगर जानते होंगे तो रिजर्व बैंक ने 2024 में कुछ सर्कुलर्स निकाले हैं जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की जान पे बनाई है। जैसे कि आप अगर देखोगे कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का जो सर्कुलर है, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो सर्कुलर है, ये T4 और T3 की पहले जान लेंगे, T1 T2 की जान बाद में लेंगे। जान लेने की जब बात आती है तब मेरा कहना ये है, यू मस्ट हैव अपडेटेड सिस्टम्स। नाउ इफ यू डू नॉट हैव अपडेटेड सिस्टम्स, you need API, you need certain little softwares which enable you to do that। या फिर तुम्हारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला जो वेंडर है, जो भी कोई कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपके पास है, वो अगर आपको लेटेस्ट रिपोर्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं देता है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहे हो। रही बात मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की, जब तक आपका 50 करोड़ का नेटवर्क नहीं है, आपको RBI परमिशन नहीं देगा। अब ये नेटवर्क की जब बात आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा है, हमारी बैंक अच्छी है, लेकिन हमारे पास UPI का पेमेंट नहीं है, हमारे पास डिजिटल बैंकिंग नहीं है। देयर आर 800 बैंक्स इन T1 एंड T2। वो किस तरह से बचेंगे? वो इसी तरह से बचेंगे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल फुटप्रिंट के लिए कुछ काम करेगा या उसमें कुछ सहूलियत देगा। बहुत सारी बैंक ऐसी है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आज हम आरती मैडम ने की, सुजीत, रोहित और नीलेश जी ने जो आपको बताया, ये सब कर चुके हैं। यानी जिसको हम कहते हैं ना, ये मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, ये सब घाट घाट का पानी पी के आ चुके हैं। तो इनका जो अनुभव है, इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो एक्सपर्टीज़ है, इससे हमें यही सोचना है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एन एम्बिशन, इट इज़ अ नीड। इफ़ यू डू नॉट ट्रांसफॉर्म, it will be difficult to grow. Forget about growth, it will be difficult to survive. So on behalf of all the organizers, I thank all of you for enlightening us on various critical issues which we really don't at times understand. Thank you so much.